वीवर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th के सिविक्स का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट में डिस्कस किया था और आप लोग स्टर्लिंग एकेडमी पर जाकर उसे देख सकते हैं, और नहीं तो आप इस जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की मैंने वीडियो डाली है, इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए। रेड कलर का जो आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन आपकी हो जाएगी, आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए आंसर, द बेसिक प्रिंसिपल दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री अबाइड्स बाय इज़ फ्रीडम। फ्रीडम होना ज़रूरी है। हाउएवर ग्रांटेड इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स मे लीड टू अनजस्ट मिसयूज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। ये क्या होता है? इसमें लीड करता है कि कोई भी मिसयूज़ ना किया जाए, फंडामेंटल जो राइट है उसको मिसयूज़ ना किया जाए। हैंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द सेम इज़ नेसेसरी। और जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मीन टू अवॉइड आर्बिट्रेशंस ऑफ राइट्स। और जो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए रूल्स का होना, सिद्धांतों का होना, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, उनका होना बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉलोज 4 बेसिक गाइडलाइंस। कौन सी है ये गाइडलाइंस? फर्स्ट, इट अपहोल्ड्स द आइडियल्स ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव कंट्री। हम इसे पॉइंट्स में लिखेंगे, राइट। इट अपहोल्ड्स द बेसिक आइडियल ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव कंट्री। ये क्या करता है? कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ज़रूरी होता है। डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, और ये बताता है कि हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का टाइप बताता है। सेकेंड पॉइंट, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम विच रन्स द नेशन। हमें ये बताता है, इट डिफाइंस, ये क्या डिफाइन करता है? कंट्री का नेचर बताता है कि वहाँ पर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम रन किया जा रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम भी तो पता होना चाहिए ना कि किस कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल हम लेकर चले नेपाल का। नेपाल वाज अ मोनार्की। नेपाल जो था वो मोनार्की सिस्टम था, जबकि इंडिया में डेमोक्रेटिक शासन होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और नेपाल जो था वो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है। until 2006 when the people's movement finally bore fruit and a new constitution established Nepal as a democracy। और बाद में जो नेपाल था वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को कोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो आपका एग्जाम्पल है वो कोड करना है, तब तो आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं लिखा हुआ एग्जाम्पल कोड करने का तो आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू विश, कि आपको उसको कोड करना है या नहीं। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आंसर ब्रीफ कर सकते हैं, राइट। अगर आपको आंसर 5 मार्क्स का दे रखा है तब तो आपको डेप्थ में लिखना पड़ेगा, और अगर आपको 3 मार्क्स में दे रखा है तो आप सिर्फ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थर्डली, द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट ट्रेनिकल यूज ऑफ पावर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़।
थर्ड क्या दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क करता है एज अ सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेफ गार्ड के जैसे वर्क करता है। भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उन्हीं का शासन होता है, माइनॉरिटी को नहीं पूछते, ऐसा नहीं है। उन माइनॉरिटीज़ के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्क करता है। हैंस इन इंडिया विच इज़ अ मेल्टिंग pot of several cultures and religions, the constitution ensure the majority। यही बात अभी मैंने आपको बताई कि ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की चलेगी, माइनॉरिटी को भी उतना ही हक मिलेगा। हिंदूज डू नॉट यूज़ दियर स्टेटस, एग्जाम्पल कैसे दिया इन्होंने, हिंदू जो हैं वो जो दूसरा धर्म, अगर दूसरे धर्म के लोग कम लोग हैं, माइनॉरिटी है पीपल में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों की मेजॉरिटी चलेगी। इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। लास्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर सेल्व्स इन एजर्टिंग दैट आर वीम्स cannot change its basic structure, is that provisions that guarantee citizens rights cannot be easily overthrown। और कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जो हमारे बेसिक राइट हैं वो हर एक सिटीज़न को दिए जाएंगे। डज अ डेमोक्रेटिक नेशन नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड इट्स राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और डेमोक्रेटिक नेशन क्या करता है, डेमोक्रेटिक नेशन को हर डेमोक्रेटिक नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, और क्योंकि जो फ्रीडम का राइट है और जो इक्वालिटी है वो उसका राइट जो है वो सबको मिल सके, कॉन्स्टिट्यूशन यही अपहोल्ड करता है, राइट, कि हर एक सिटीज़न को, जो कंट्री का सिटीज़न है उसको फ्रीडम का राइट है और उसको इक्वालिटी का राइट है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड कॉलम इज फ्रॉम द मोर रिसेंट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। देखिए ये आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, जहाँ 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था वो, और 2007 के अंदर जब चेंजेस हुए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, ठीक है, तो उसके अंदर जो चेंजेस हुए वो, ये दोनों कॉलम दे रखे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। हम लोगों ने क्या देखना है कि डिफरेंस देखना है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर इन अबव टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। क्यों ज़रूरत पड़ी नेपाल के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की, आज भी क्यों ज़रूरत है, राइट। तो देखिए 35 आर्टिकल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 1990 में, एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो सारा शासन होता था, जो हर एक बात होती थी, वो वहाँ के राज्य की, वो एक जो राजा था वो लेता था और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते थे। उनका जो डिसीजन था वो किंग और उसके जो मिनिस्टर्स थे वो लेते थे, राइट। और सेकंड इन फ्रंट ऑफ दिस 35 आर्टिकल हम लोग आर्टिकल 7 देखते हैं, जहां एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो पावर थी, जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, वो किसको देखनी थी, सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखनी थी। देखिए आंसर, द डिफरेंस इन who exercises executive power in the given two constitution of Nepal is that in the 1990 constitution this power was vested in the king and his council of ministers, while in the 2007 interim constitution of Nepal executive power changed hands to being vested only the council of ministers, thereby making Nepal a democracy फ्रॉम बीइंग अ मोनार्की। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि 1990 के अंदर राजा और राजा के मिनिस्टर्स जो थे वही
डिसीजन लेते थे, बट 2007 के अंदर मोनार्की सिस्टम से ये किस में चेंज हुआ, ये चेंज हुआ डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक शासन में चेंज हुआ, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसीजन लेते थे। नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, बट आज नेपाल को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ मोनार्की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मोनार्की सिस्टम नहीं रह सकता, सारा टाइम राजा ही शासन नहीं कर सकता है। द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड पावर इन द किंग, बट व्हेन द कंट्री इज़ नाउ अ डेमोक्रेसी, जब मोनार्की सिस्टम तभी अच्छा लगता, तभी तक रहता है जब किंग शासन करता है, बट जब डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आ चुकी है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ नेपाल दैट द पीपल्स मूवमेंट डिज़ायर्ड एंड फाउट फॉर, और इसी वजह से नेपाल के लोगों ने इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स मस्ट बी चेंज, और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं उनमें भी चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर जो देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे ऑन द पावर ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने अपना नेता चुना है, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना है, उसके ऊपर अगर कोई पावर, उसकी पावर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहें तो क्या होगा। देखिए आंसर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम ने आंसर इतने बड़े बड़े लिखे हैं। बेटा ये एज अ एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हम लोगों ने जो चैप्टर रीड किया है हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखा है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको 1 मार्क में पूछा गया है कोई क्वेश्चन तो आप उसको वन लाइन में या 2 लाइन्स में आंसर दे सकते हैं, बट अगर आपको बेटा 3 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको 3 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, और अगर आपको 5 मार्क्स का पूछा गया है आंसर तो आपको उस अकॉर्डिंग आंसर देना ही पड़ेगा। आप इसको छोटे बच्चों के जैसे बहुत शॉर्ट नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने जैसा लिखा है आप उसको इन शॉर्ट ब्रीफली भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि अगर हमारे जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनकी पावर के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहे, ठीक है, कोई अगर हम रिस्ट्रिक्शन ना रखें तो ऐसा क्या होगा। देखिए आंसर, इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई भी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे, देन द चांसेस ऑफ पावर बीइंग यूज्ड अनफेयरली वुड बी हायर। तो क्या होगा कि चांसेस ऑफ पावर बीइंग यूज्ड अनफेयरली, तो जो भी पावर, जो चांसेस हैं, जो पावर्स हैं इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के पास, वो उसका मिसयूज़ करने लग जाएगा। इट इज़ कॉमनली सेड दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हर किसी की जो पावर्स, जिसके पास पावर होती है वो कहीं ना कहीं करप्शन करता ही करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सत्यवादी है या बहुत ज़्यादा राइट है, ठीक है। हर एक पर्सन जिसके पास पावर आ जाती है, जिसके पास सत्ता आ जाती है, वो करप्ट होना शुरू हो जाता है, करप्शन में कहीं ना कहीं आ जाता है। इन कीपिंग विद दिस सेइंग, it is justifiable that elective representative of the people of a country must not be granted absolute power, ठीक है। हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, पर इस रीज़न से नहीं चुना कि वो कुछ भी करे उसका, राइट, उसको एब्सोल्यूट पावर दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे विल हैव द ऑप्शन ऑफ मिस यूजिंग इट। वो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सत्यवादी है या बिल्कुल भगवान है, ठीक है। हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, हमारे ही बीच में से है, वो हम लोगों के बीच में से कोई एक पर्सन है, कोई एक महान कोई पर्सन नहीं है वो, ठीक है, कि हम लोगों के बीच में से ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, तो उसको हमने चुना है, ठीक।
तो वो मिसयूज़ अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है. टू कीप अ चेक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ segregated power under separation of powers into 3 segments. कौन से 3 segments हैं देखिए, the legislature, the executive and the judiciary. Each of these organs serves as a check on the other, maintaining a healthy balance of power between the three. इसको भी जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी होता है, इनके ये 3 ऑर्गन्स हैं जो चेक करते हैं. इनको भी इन यही चेक करते हैं कि हर किसी के पास जो पावर दी गई है वो मेंटेन है या नहीं, अच्छी तरीके से हर इंसान अपनी पावर का यूज़ कर रहा है या नहीं, मिसयूज़ तो नहीं कर रहा. तो यही चीज़ बताई गई है. अगर कुछ भी अगर हम लोग उस पर क्या नहीं रखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे, तो हर इंसान इसका मिसयूज़ करने लग जाएगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी. राइट वन रीज़न वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस. देखिए सिचुएशंस दी गई हैं और हमने रीज़न्स बताने हैं कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है, हमें इसकी रिस्पेक्ट, हमें इसके फेवर में हमें रहना चाहिए या नहीं. देखिए, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल. ये क्या सही है? माइनॉरिटी है या नहीं है? फीमेल्स के साथ तो माइनॉरिटी है. देखिए एक स्कूल के अंदर 30 टीचर्स हैं जिसमें से 20 तो मेल हैं और 10 फीमेल हैं. तो क्या ये सही बात है? आंसर देखिए, माइनॉरिटी 10 फीमेल टीचर्स की है. बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया. आवर सोसाइटी इज़ प्रीडोमिनेटली पैट्रिकल मीनिंग मेल डोमिनेटेड. हमारी जो सोसाइटी है वो मेल पर्सन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती है. किस चीज़ के लिए? डोमिनेशन के लिए, कि अगर घर में राज चलेगा तो एक मेल का चलेगा, एक आदमी का चलेगा. स्कूल में राज चलेगा तो एक आदमी का चलेगा, एक मेल पर्सन का चलेगा. राइट. अगर जो राज्य चलाएगा या कोई देश चलाएगा तो एक मेल पर्सन होगा. मिलिट्री के अंदर कोई अगर मेजर होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा, तो वो एक मेल पर्सन ही होगा, फीमेल पर्सन को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाएगी. तो ऐसा नहीं है, बट हमारी सोसाइटी ये करती है. तो यही चीज़ लिखी है, द 10 फीमेल टीचर्स मस्ट बी अलाउड स्पेस टू वॉइस देयर ओपिनियन सो दैट देयर एफर्ट्स एट टीचिंग आर नॉट हिंडर्ड बाय द माइनॉरिटी स्टेटस. जो 10 फीमेल टीचर्स हैं उनको भी एक स्पेस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपने उनको स्पेस मिले, वो अपने तरीके से पढ़ा सकें, अपने तरीके से वर्किंग हो. राइट. वो जितना जो एफर्ट करना चाहती हैं उनको भी स्पेस मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 10 माइनॉरिटी टीचर्स हैं, फीमेल अगर 10 ही हैं तो कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो 20 मेल टीचर्स हैं उनका अपना एक दायरा होना चाहिए और जो 10 फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए एक अलग स्पेस होनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट. अब देखिए ना, किसी सिटी के अंदर सिर्फ 5% ही पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की है. देखिए आंसर, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन. एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन यूनिक ट्रेडिशन एंड प्रिंसिपल्स. हर एक ट्रेडिशन, हर एक जो कल्चर है, हर कल्चर के अपने यूनिक ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं. द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन अ सिटी मस्ट नॉट बी फोर्स्ड टू फॉलो द डोमिनेंट रिलीजन. हम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को कभी भी या किसी भी ट्रेडिशन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे रिलीजन को अपनाओ ऑफ दैट सिटी, बट मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर इट्स एक्सक्लूसिवनेस. बट हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, इन अ फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन. अब देखिए फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, मैस में काम करने वाले लोग हैं, वो 80% तो वेजिटेरियन है, बट 20% कौन है? माइनॉरिटी है ना, उनकी नॉन वेजिटेरियन है वो. देखिए, द फैक्ट्री मैस मस्ट मेक प्रोविज़न्स. उनको एक प्रोविज़न्स बनाने की ज़रूरत है
किसके लिए? फॉर मीट फॉर नॉन वेजिटेरियन वर्कर्स के लिए, मीट के लिए जो नॉन वेजिटेरियन वर्कर्स हैं वो मीट खाएंगे, तो उनके लिए प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत है, सिंस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर डाइट एंड मस्ट नॉट बी अवॉइडेड जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटी। हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि एक डाइट का पार्ट है। कोई जो इंसान नॉन वेज खा रहा है तो क्या हम उसको इसी वजह से अवॉइड कर देंगे कि वो नॉन वेज खाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दे आर अ माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी का पार्ट है, तो हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे। लास्ट देखिए, इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज़। 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो तो वेल ऑफ फैमिली से हैं, बट जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, दिस इज़ वन रीज़न वाई मोस्ट स्कूल्स मेक इट कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू वियर यूनिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ विच द क्लास डिस्टिंक्शंस अमंगेस्ट चिल्ड्रन आर अवॉइडेड। अब देखिए, चाहे वेल ऑफ फैमिली से हैं, पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, चाहे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्कूल क्या कहता है कि सभी को यूनिफॉर्म पहन के आनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के ड्रेस पहन के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ बताइए कि डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, एक जैसी। एक जैसे का मतलब क्या हुआ? चाहे आप वेल ऑफ फैमिली से हैं, चाहे आप वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आप सब हमारे लिए एक हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताई। द वेल ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी वॉर्न्ड अगेंस्ट हेरेसिंग देयर पुअर काउंटर पार्ट्स। और वेल ऑफ स्टूडेंट्स को वॉर्न किया जाना चाहिए कि वो पुअर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी हरेस नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द अदर कॉलम राइट 2 sentences इन योर ओन वर्ड्स। अब ये तो क्वेश्चन आपके लिए है, की फीचर बताने हैं, की फीचर दे रखे हैं, सिग्निफिकेंस बताने हैं या इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। देखिए, फेडरलिज्म है, इसके आपने अपनी ओन लैंग्वेज में बताना है, जो आपने इस चैप्टर में रीड किया कि आपको क्या इससे बेनिफिट हुआ या क्या अच्छी बात है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, फर्स्ट की फीचर आता है आपका फेडरलिज्म, ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर होगा ही होगा। देखिए, इट इंश्योर्स, फेडरलिज्म क्या इंश्योर करता है? नेशनल यूनिटी को, एंड एट द सेम टाइम अलाउज इंडिविजुअल प्रोग्रेस, और हर इंसान की इंडिविजुअल प्रोग्रेस को इंक्लूड होता है। अ फेडरल गवर्नमेंट अलाउ द सेंटर टू होल्ड सुप्रीम पावर, बट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव सम पावर एज वेल। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर होती है, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर। This serves two purposes. Firstly, tyrannical use of powers is avoided since it does not vest power in any single authority. ये बोला जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर में कि कभी भी पावर को सिंगल हाथ में नहीं देना चाहिए, पावर को सेपरेट करना चाहिए या पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे अगर हम अपने नेशन के अंदर पावर को अगर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। पावर जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, कुछ पावर स्टेट के पास भी होती है और कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट्स। दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कन्फर्म टू अ ह्यूमन सोसाइटी। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ह्यूमन हैं, सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस हैं, उनको राइट्स मिल सके, उन्हीं के लिए राइट्स हैं ये, कि उनके साथ कोई हरेसमेंट ना हो सके। एंड द लास्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट अपहोल्ड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस entails the facts that the people of the country play a direct role in the elected
इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव टू रन द स्टेट एज वेल एज द नेशन। ये बताता है पॉइंट कि 18 साल से जो ऊपर हैं, जो 18+ पर्सन हैं, उसको अपनी मर्जी से सरकार चुनने का, अपनी मर्जी से वोट देने का राइट है। जो कंट्री में रह रहा है और जो 18 ईयर्स प्लस है उसको वोट देने का राइट है और उसको देना भी चाहिए, और वो अपनी मर्ज़ी से अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है, उसको चुन सकता है और सरकार बना सकता है, मेजॉरिटी से सरकार बना सकता है। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े की फीचर्स के, राइट। तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जिस अकॉर्डिंग अच्छा लगे आप इसको ब्रीफली लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, राइट। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी के आंसर्स हैं, दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको थोड़ा सा डेप्थ में लिखा है, राइट। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, प्लीज़ मुझे अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।